हेलो, गुड मॉर्निंग बेटा। कैसे हैं आप लोग? अब दोबारा हम लोगों ने एक थोड़ा रिकॉर्डेड लेक्चर चालू कर दिए, बट ये मत सोचिए कि अब सिर्फ रिकॉर्डेड ही होंगे। एक्चुअली आज मेरी 10th क्लास है एंड 10th क्लास भी लेनी पड़ती है वीक में 2 दिन, तो आज उसका लेक्चर है। तो मैंने आप लोगों का सोचा, छोटा सा टॉपिक बचा है वो हमारा, तो मैं उसको बड़ा वीडियो ना बना के मैं छोटे छोटे 2 वीडियो बना रहा हूँ, जिसमें हम एक में कवर करेंगे बेटा जी अपना टॉपिक विरियोइड्स एंड प्रियॉन्स, एंड एक टॉपिक और है माइक्रोराइजा, जिसकी बातें करूंगा मैं आपसे अगले वीडियो में। अब तक बेटा जी हम लोगों ने वायरस के बारे में पढ़ा था। हमने वायरस के बारे में आपको बताया कि वायरस जो है ये कनेक्टिंग लिंक है बिटवीन द लिविंग एंड द नॉन लिविंग। आपने कहा कि जो वायरस होता है उसके पास जेनेटिक मटेरियल होता है, न्यूक्लियोइड होता है, और उसके बाहर एक प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है जो बनी होती है मेनली प्रोटीन्स की। आपने कहा था कैस्पिड, और जिसका मोनोमर का नाम था कैप्सोमियर। फिर आपने कहा था कि हम ब्रॉडली वायरस को 3 कैटेगरी में डिवाइड कर रहे हैं ऑन द बेसिस ऑफ द होस्ट, बैक्टीरियोफाज, प्लांट वायरस और द एनिमल वायरस। ये सब बातें आपने कर ली थी। उसकी डिस्कवरी कैसी कैसी हुई थी, इवानोविस्की, बेजरनेक, किसने क्या काम किया, स्टैनली, आपने सब बातें कर ली थी, पूरा आप डिटेल में पढ़ चुके हो। आपने उसकी फॉर्म कैसी होती है, हेलिकल फॉर्म होती है, कुबोडियल होती है, बाइनला होती है, कॉम्प्लेक्स फॉर्म होती है, सब सिमेट्री की बातें कर ली आप लोगों ने। आज का टॉपिक क्या है? वायरस टॉपिक हमारा खत्म हो चुका है। आपने लास्ट रिकॉर्डेड लेक्चर के अंदर बेटा जब आपने बातें की थी अबाउट द रिप्रोडक्टिव साइकिल विद इन द वायरस। दैट इज वो 2 तरह की साइकिल फॉलो करता है, या तो लाइटिक साइकिल फॉलो करता है या फिर वहां पे लाइसोजेनिक साइकिल को फॉलो करता है। ये सब बातें मैं आपको पढ़ा चुका हूं। क्यों हमने उसे ग्रोथ एंड डिवीजन ना कह के हमने उसे कहा था बेटा जो मल्टीप्लाई करता है, क्या था वो डिफरेंस हमने आपको बताया था। अब आज के लेक्चर में हम बातें करेंगे कि वायरस से भी छोटी 2 और चीज होती है। स्मॉलेस्ट ऑर्गेनिज्म अपने वायरस को कहे, बट मैं कहूंगी ये एक्चुअली एक बायोमोलिक्यूल है। ये एक्चुअली क्या है बेटा जी? एक बायोमोलिक्यूल है, और ये वायरस के आधे आधे पार्ट है। ये वायरस के ही हाफ पार्ट है, मतलब वायरस नहीं है, बट वायरस जैसे एक प्रोटीन से और न्यूक्लिक एसिड से बना था, अब वो दोनों चीजें अलग अलग हो जाए तो 2 चीज और बन जाती है। नॉट ऐसा है कि भैया वायरस से ये दोनों बनते, नहीं नहीं नहीं, चीज बिल्कुल अलग है, बट मैं बात ये कर रहा हूं ये 2 चीज जो आज मैं पढ़ाने वाला हूं ये वायरस से भी अलग है। तो उन वर्ड्स को भी समझिएगा क्या क्या वर्ड्स है। आपने वायरस वर्ड कहा था, विरियोन्स वर्ड कहा था, ये सब बातें हो चुकी थी। अब एक वर्ड को जानेगा बेटा जी, विरियोइड्स। वर्ड का जानो बेटा जी यहां पे विरियोइड्स। कोई पूछे आपसे व्हाट आर विरियोइड्स या व्हाट आर प्रियॉन्स, कोई कहे आपसे क्या है ये, तो आप क्या कहोगे? जैसे वायरस के अंदर बेटा जी सेंटर में था उसका न्यूक्लियोइड, उसके बाहर थी प्रोटेक्टिव कवरिंग। तो मैंने कहा एक्चुअली विरियोइड्स आर जस्ट द इनफेक्टिव, सेल्फ रेप्लिकेटिंग, लो मोलिकुलर वेट, सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए। ये सिर्फ क्या है बेटा जी? यहां पे इनका वेट अगर देखोगे तो भैया जी कम है। ये खुद को मल्टीप्लाई कर सकते, तो मैंने कहा सेल्फ रेप्लिकेटिंग है। ये डिजीज कोज करते, तो मैंने कहा ये इन्फेक्टियस है। एंड ये है क्या बेटा जी? सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। ये क्या है बेटा जी? ये सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। तो मैंने इनके लिए वर्ड यूज किया these are low molecular weight self-replicating infectious single स्टैंडर्ड आरएनए। मतलब जैसे वायरस के अंदर आपने कहा था सिर्फ वायरस के बाहर प्रोटेक्टिव कवरिंग होती है, जिसे हम कहते हो कैस्पिड होती है, या फिर आप वर्ड बोलते हो न्यूक्लियोकैस्पिड, वैसी प्रोटेक्टिव कवरिंग इसके केस में क्या है बेटा जी? अब्सेंट। तो मैंने कहा बेटा जी प्रोटेक्टिव कवरिंग of protein around RNA is absent।
आरएनए के बाहर यहाँ कोई प्रोटेक्टिव मतलब प्रोटीन नहीं है, खाली क्या है बेटा जी, न्यूक्लिक एसिड है। तो हमने कहा ये बन जाता है क्या बेटा जी यहाँ पे, विरियोइड्स। अब पॉइंट आता है सर जैसे वायरस था वो ऑब्लिगेट पैरासाइट था, तो ये क्या है, तो मैं कहूंगा यस दीज आर ऑल्सो द ऑब्लिगेट पैरासाइट, दीज आर ऑब्लिगेट पैरासाइट। पर ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है तो ये डिजीज किसको करते हैं, तो मैं कहूंगा बेटा ये डिजीज आज तक हमने ऑब्जर्व नहीं किया है कि इन्होंने एनिमल को कोई डिजीज किया हो। दे आर इन्फेक्टियस टू द प्लांट ओनली, दे आर इन्फेक्टियस टू द प्लांट ओनली। तो मैं लिखूंगा बेटा जी दे आर इन्फेक्टियस और cause disease to the plant। अब छोटा सा इसके इतिहास की बात कर लेते हैं। विरियोइड्स को सबसे पहले डिस्कवर किसने किया था और किस में डिस्कवर किया था उसकी बातें करते हैं। बातें करते हैं बेटा जी, विरियोइड्स आर डिस्कवर्ड बाय टीओ डाइनर। साइंटिस्ट का नाम क्या था बेटा जी, यहां पे टीओ डाइनर। ये एक्चुअली आप ये याद रख सकते हो, ये डिनर कर रहा था और डिनर में आलू की सब्जी खा रहा था, तो इसने एक बीमारी देखी आलू में, स्पिंडल फॉर्मेशन। मैं ऐसी कहानी बना रहा हूं, ऐसा कुछ है नहीं, पर साइंटिस्ट का नाम क्या है यहाँ पे, टीओ डिनर, जिसने इसको डिस्कवर किया था। अब पॉइंट इज दैट सर ये आपने यहां पे कह दिया कि कोज करता है डिजीज टू द प्लांट, तो किसमें इसका डिजीज सबसे पहले ऑब्जर्व किया गया था। मैं कहूंगा बेटा जिसके दो डिजीज की हम बातें करते हैं यहां पे, कोज स्पिंडल फाइबर डिजीज इन पोटैटो, जिसमें डिस्कवर हुआ था पहली बार। एंड एक और नाम मैं बोलता हूं बेटा जी, इट कोज क्राइसेंथीमम संट डिजीज। मतलब क्राइसेंथीमम प्लांट की हाइट को क्या करता है, ये छोटा करता है। तो दो डिजीज के आपको नाम याद रखने। एंड ये वाला जो डिजीज है ये बेटा जी नीट का फेवरेट है। ये वाला जो डिजीज है ये नीट का फेवरेट है। बहुत बार आपको दिखाई देंगे क्वेश्चन कि स्पिंडल फाइबर डिजीज इन द पोटैटो इज कोज्ड बाय होम, तो आप कहोगे किसने कोज किया, उसे यहाँ पे विरियोइड्स ने कोज किया। छोटी छोटी बातें इसके बारे में याद रखनी। क्या बातें याद रखनी है, ये कुछ भी नहीं है बेटा जी, लो मोलिकुलर वेट सेल्फ रेप्लिकेटिंग इन्फेक्टियस सिंगल स्टैंडर्ड आरएनए है। इनके बाहर कोई प्रोटेक्टिव कवरिंग नहीं है, मतलब प्रोटीन यहां पे टोटली क्या है बेटा जी, एब्सेंट है। जो बातें हमने कर ली, ये ऑब्लिगेट पैरासाइट है, डिजीज कोज करते हैं ओनली टू द प्लांट, नॉट टू द एनिमल और द ह्यूमन बींग्स को नहीं कोज करते हैं। और मैं कहूंगा ये डिस्कवर किया गया था बाय द टीओ डाइनर। और बेटा जब बातें करते हैं यहाँ पे कि दो इसके साथ डिजीज हैं जिनकी बातें हमने आपके साथ कर ली है। इट्स ऑल अबाउट विरियोइड्स, एक छोटा सा टॉपिक जिसकी बातें आपको करनी है विरियोइड्स के बारे में। छोटे छोटे टॉपिक है बेटा जी, ज्यादा बड़े टॉपिक नहीं है ये, तो इसलिए आपका ज्यादा टाइम नहीं लगेगा इनको देखने में। छोटे छोटे टॉपिक है बेटा जी। अब अगला टॉपिक क्या आता है बेटा जी, प्रियॉन्स। जैसा कि नाम से इंडिकेट हो रहा है, पी स्टैंड फॉर द प्रोटीन। तो ये क्या है बेटा जी, लो मोलिकुलर वेट ग्लाइकोप्रोटीन। अब पन्नू नाम से कंफ्यूज नहीं होना बेटा जी, ग्लाइको मतलब उन पे कार्बोहाइड्रेट जुड़ा हुआ है और ये प्रोटीन से, मतलब प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट अगर आपस में जुड़ जाएं, मैंने बोला बेटा प्रोटीन एंड कार्बोहाइड्रेट जब दोनों आपस में जुड़ जाए तो स्ट्रक्चर क्या बनता है, ग्लाइकोप्रोटीन। तो क्या है ये साइन है यहां पे, दीज आर लो मोलिकुलर वेट ग्लाइकोप्रोटीन दैट आर इन्फेक्टियस टू एनिमल और ह्यूमन। मतलब ये यहां पे इन्फेक्टियस है, ये डिजीज कोज करते हैं बेटा जी या तो एनिमल को या फिर किसको बेटा जी यहां पे, ह्यूमन को। तो मतलब ये भी इन्फेक्टियस है
बट ये यहां पे इनके पास में जेनेटिक मटेरियल नहीं है। ये क्या है बेटा जी, प्रोटीन्स है। तो सिंपल सा नाम याद रखो, पी स्टैंड फॉर प्रोटीन। तो आप ये कह सकते हो प्रियोन्स आर द इन्फेक्टिव प्रोटीन्स। मैं ऐसा वर्ड बोल सकता हूं, यहां पे अगर मैं लिखूं बेटा तो मैं कहूंगा प्रियोन्स आर इन्फेक्टियस प्रोटीन। ओके, अब आप कहोगे सर ये प्रोटीन है, कैसे बने, ये कहां से आए, कैसे नहीं आए? तो इसके एक वर्ड समझाते हैं आपको यहां पे। एक्चुअली हमारे पास एक जीन होता है, मैं बोलता हूं यहां पे, दे फॉर्म ड्यू टू मिसफोल्डिंग और म्यूटेशन within PRNP जीन। ये आपके लिए जबरदस्त लाइन है, इसको समझना है। आप इस तरह समझिएगा, सर ये हमारा डीएनए है, ठीक है, इस डीएनए के पास एक प्रोटीन को बनाने का जीन है। वंशिका, ये हमारे पास एक जीन है बेटा जी, और ये जीन जब एक्सप्रेस होता है तो बेटा जी एक प्रोटीन को बनाता है। मीनाक्षी, सिंपल सी बातें कर रहा हूं। प्रिया, सिंपल सी बातें कर रहे हैं बेटा जी। ये जीन जब अपने आप को एक्सप्रेस करता है तो मुस्कान बेटा ये बनाता है एक प्रोटीन को। अब आपने कहा ये तो सर नॉर्मल जीन है, इस जीन में कोई बदलाव आ गया, तो मैंने कहा इस जीन में हो गया म्यूटेशन। जो अभी बेटा मैंने एक वर्ड बोला यहां पे, बदलाव आ गया। पारस, प्रियांशु, मैंने वर्ड बोला बेटा जी बदलाव आ गया। तरुण, बदलाव आने को क्या बोलते हैं? म्यूटेशन। एनी चेंज विद इन द जेनेटिक मेटेरियल, एनी चेंज विद इन द जेनेटिक मेटेरियल। प्रीति, वो चेंज आना क्या कहलाता है? म्यूटेशन। तो आप कह सकते, कोई पूछे व्हाट इज म्यूटेशन, तो आप कह सकते हो एनी चेंज विद इन जेनेटिक मेटेरियल। भाई डीएनए आपका जेनेटिक मेटेरियल ही तो है, तो मैंने कहा उस जेनेटिक मेटेरियल में अगर कोई बदलाव आ जाए तो उस बदलाव को क्या कहते हैं? म्यूटेशन। किसी रेडिएशंस की वजह से, कोई केमिकल की वजह से आपके डीएनए में बदलाव आ गया। ये जो जीन था, मैंने कहते हैं जीन का नाम है बेटा जी यहां पे PRNP। ये नाम क्यों रखा बताऊंगा अभी। यहां पे हमने कही कोई जीन है और ये एक्सप्रेस करके किसी प्रोटीन को बनाने वाला था, और इस जीन में हो गया म्यूटेशन, बदलाव आ गया। तो अब आगे जो प्रोटीन बनने वाला है, इस प्रोटीन को अपने आप को फोल्डिंग करके अपने आप को बेटा जी, हमारे जब सेल में प्रोटीन बनता है राइबोसोम में, बट उसका स्ट्रक्चर का जब फॉर्मेशन होता है प्रोटीन का, तो उसके 4 तरह के स्ट्रक्चर होते हैं। प्राइमरी स्ट्रक्चर, सेकेंडरी स्ट्रक्चर, टर्सरी स्ट्रक्चर, क्वाटनरी स्ट्रक्चर। और मेनली प्रोटीन्स एक्टिव होती है टर्सरी स्ट्रक्चर में या क्वाटनरी स्ट्रक्चर में। क्वाटनरी में तो बहुत ही रेयर एक्टिव होती हैं, बट मैक्सिमम प्रोटीन एक्टिवेट होती है विद इन द टर्सरी स्ट्रक्चर में। और ये पैकिंग होने का सारा काम हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में होता है। अब क्योंकि इस जीन में म्यूटेशन आ गया, तो इस प्रोटीन का जैसा फोल्डिंग, जैसा इसका स्ट्रक्चर बनना चाहिए था, ये वैसा स्ट्रक्चर ना बन के इसके स्ट्रक्चर में क्या आ गया बेटा जी? चेंज आ गया। तो मैंने वर्ड लिखा है क्या हो गया, या तो वो मिसफोल्ड हो गया, मतलब उसे फोल्डिंग करके एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर को बनाना चाहिए था, बट अब वो उसका स्पेसिफिक स्ट्रक्चर नहीं बना। क्यों नहीं बना? क्योंकि बेटा जी म्यूटेशन हो गया विद इन दिस जीन। तो मैं कहूंगा यहां पे ये जो मिसफोल्ड स्ट्रक्चर प्रोटीन that become infectious is known as prions। अब उस मिसफोल्ड स्ट्रक्चर बनने की वजह से जो इन्फेक्टियस प्रोटीन बने, जो कि अब हमारे टिश्यू को डैमेज करने लगी है प्रोटीन, ऐसी जो प्रोटीन बनी, हमने उन प्रोटीन्स का नाम क्या रखा बेटा जी? यहां पे प्रियोन्स। तो हम देखो इस जीन का नाम भी बोलते हैं PRNP, मतलब प्रियोन्स प्रोटीन। PRN वर्ड इंडिकेट कर रहा है प्रियोन्स से, और P का मतलब प्रोटीन। तो मैं कहूंगा दीज आर द प्रियोन्स प्रोटीन जीन, ऐसे नाम रखा गया इसका यहां पे। तो हमने बात ये की है, कोई पूछे आपसे हाउ द प्रियोन्स फॉर्म, तो आप ये कहोगे ड्यू टू द म्यूटेशन और द मिसफोल्डिंग ऑफ द स्पेसिफिक ग्लाइकोप्रोटीन्स एंड दे बिकम इन्फेक्टियस। तो मैं कहूंगा वो बन गए यहां पे प्रियोन्स। ये पहली बात है।
अब एक पॉइंट और आपको समझना है सर, दे आर इन्फेक्टियस, ये इन्फेक्शन कोज करती है, बट क्या कोई स्पेसिफिक टिश्यू है जिसको इन्फेक्शन कोज करते हैं? तो मैं कहूंगा यस, दे आर मेनली इन्फेक्टियस टू द नर्वस टिश्यू। These proteins are infectious or damage mainly नर्वस, और स्पेसिफाई करते हैं ये आपके दिमाग को खराब करती है। आप कहोगे आपके नर्वस टिश्यू को मेनली क्या करती है बेटा जी? आपका यहाँ पे डैमेज करती है। मैं प्रियोन्स के बारे में बातें कर रहा हूं। प्रियोन्स एक इन्फेक्टिव प्रोटीनियस का नाम है बेटा जी। यहाँ पे ये बनी कैसे है कि मिसफोल्डिंग हो जाए किसी प्रोटीन का, उस प्रोटीन को जैसा बनना चाहिए तो वैसा ना बन के उसके स्ट्रक्चर में कोई बदलाव आ गया, तो मैं कहूंगा ऐसी जो इन्फेक्टियस डिजीज कोजिंग करने वाली प्रोटीन जो बन गई वो बन गया प्रियोन्स। तो हम ये कहते हैं मेनली बनती है PRNP जीन में म्यूटेशन होने की वजह से, पर जब ये मिसफोल्ड होकर बनते तो मेनली डैमेज करती है हमारे बेटा जी नर्वस टिश्यू को, हमारे ब्रेन को खराब करती है। और ब्रेन जब हमारा खराब होता है तो हमारी पूरी बॉडी का फंक्शन डिस्टर्ब हो जाता है। तो मैं कहूंगा पूरी फंक्शनिंग है, मैं कहूंगा जो मस्कुलर मूवमेंट वगैरह बेटा जो सब के सब लॉस हो जाएंगे। तो ऐसे कुछ सिम्टम्स आने यहाँ पे शुरू हो जाएंगे। ये बनता है प्रियोन्स। मैंने स्पेसिफाई कर दिया, इट इज मेनली इन्फेक्टियस टू द एनिमल और द ह्यूमन बीइंग। ये प्लांट में डिजीज कॉज नहीं करता। भाई सोचो नर्वस टिश्यू ब्रेन कहां है? एनिमल में। तो मैं कहूंगा infectious to human and other animal, दूसरे एनिमल्स को या ह्यूमन को डिजीज कोज करता है बेटा जी। हो गया। अब खास बात है बेटा जी, वो मिसफोल्ड होकर जो स्ट्रक्चर बना वो ऐसा बना कि दे आर बिकेम रेजिस्टेंट प्रोटीन। हम इन प्रोटीन्स का बॉडी में डिग्रेडेशन नहीं हो पाता। तो मैं कहूंगा बेटा जी prions become resistant in structure, मतलब cannot degrade by the temperature, cannot get degraded by any acid or the enzyme। इन्हें ना तो कोई एंजाइम तोड़ पा रहा है बॉडी के अंदर, भाई बन गई। अब सपोज करो अगर बन जाती मेरी बॉडी में और कोई प्रोटीन यानी लाइसोसोम जो हमारी बॉडी में होता है उसमें जो लाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो अगर उसे तोड़ देते तो बॉडी को हार्म नहीं होता। बट ये क्या है? रेजिस्टेंट इन द स्ट्रक्चर एंड कैन नॉट बी डिग्रेड एंड कैन नॉट गेट डिग्रेड बाय टेम्परेचर, radiation and enzyme। Even these prions behave as an enzyme, they become catalytic in the action। और जो बाकी नॉर्मल प्रोटीन्स हैं ये उनके स्ट्रक्चर को भी चेंज करके उन्हें भी क्या बनाता है बेटा जी? प्रियोन्स में कन्वर्ट करता है। पॉइंट को समझना बेटा जी। मैंने बोला prions act as catalyst and convert normal protein into infectious prions protein। मतलब वो अपने जैसी ही स्ट्रक्चर बनाना शुरू कर देता है बाकी प्रोटीन्स का। जो नॉर्मल प्रोटीन्स है ये उनके स्ट्रक्चर को भी चेंज करवाना शुरू कर देता है। अगर बॉडी में बहुत ज्यादा प्रियोन्स बन जाएंगे तो हमारा नर्वस टिश्यू डैमेज हो जाएगा। ये सब होता है प्रियोन्स के अंदर। तो दोनों वर्ड्स को मैं रिपीट कर रहा हूं। विरियोड्स आर द इन्फेक्टिव जेनेटिक मटेरियल, और मैं कहूंगा इन्फेक्टिव सिंगल स्ट्रैंडेड RNA है जो लो मोलिकुलर वेट है बेटा जी, ये वो है। ये है इन्फेक्टियस प्रोटीन। मतलब वायरस दो चीज से मिलकर बन रहा था, प्रोटीन और जेनेटिक मटेरियल, यानी कि कैसे DNA और RNA, उन दोनों को मैं अलग अलग करके पढ़ा रहा हूं यहाँ पे। ऐसा नहीं कि उन दोनों से ही बना है, ऐसा मत समझना कि वायरस के दो टुकड़े हो गए। नहीं नहीं, मैंने ऐसा नहीं बोला था यहाँ कि वायरस के दो टुकड़े हो गए। मैं समझाने के लिए वर्ड कर रहा हूं। ये है इन्फेक्टियस लो मोलिकुलर वेट सिंगल स्ट्रैंडेड RNA और ये है प्रोटीन्स। ये इन्फेक्टियस है
टू द एनिमल एंड द ह्यूमन बींग्स। ये इन्फेक्टियस है प्लांट में बेटा जी, ये खुद को रेप्लिकेट करती है और अपने आप को ट्रांसफर करती है। ये वाला क्या होता है, म्यूटेशन से बनता है कि आपकी बॉडी म्यूटेशन होकर आपकी बॉडी में प्रोटीन बन गया, और अगर ये प्रोटीन बन गया तो ये अपनी बॉडी में अपने आप को नंबर बढ़ा लेगा। कैसे बढ़ा लेगा, खुद अपने आप को मल्टीप्लाई नहीं करता, बट ये बाकी प्रोटीन्स के स्ट्रक्चर को चेंज करवाता है और उनको भी अपने जैसा ही बनवाता है। और ये एक ऐसा रेजिस्टेंट स्ट्रक्चर है जिसे हम टेम्परेचर, रेडिएशन या किसी एंजाइम से डिग्रेड नहीं कर पा रहे, हमारी बॉडी उसे तोड़ नहीं पा रही है। दैट्स हाउ इजीली अपने नंबर को यहां पे बढ़वाने का काम करता है। कैसे बढ़वा रहा है, बाकी प्रोटीन्स को अपने जैसा बनवाने का काम कर रहा है। यहां पे इन्फेक्टस किसको है, एनिमल के, ह्यूमन बीइंग को। मेनली डैमेज किसको कर रहा है, हमारे नर्वस टिश्यू को। ये बातें अबाउट द प्रियॉन्स। अब पॉइंट आता है, सर यहां डिजीज है कुछ, मैं कहूंगा भाई बिल्कुल जबरदस्त डिजीज है यहां पे, तो वो आपको समझने हैं डिजीज के बारे में। तो जैसा कि मैंने आप लोगों से कहा, ये एनिमल एज वेल एज ह्यूमन कोई डिजीज कोज करता है, तो हम बेटा जी यहां पे डिजीज की बातें करते हैं। 4 डिजीज बताऊंगा, चारों डिजीज एक जैसे हैं, बस नाम अलग अलग है जिनको आपको समझना है। देखिएगा बेटा जी, तो मैं कहूंगा कोज डिजीज टू द ह्यूमन एज वेल एज अदर एनिमल। दूसरे किसी एनिमल की बात भी करेंगे, तो मैं पहले ह्यूमन की बात करता हूं। सबसे पहला जो डिजीज आता है उसका नाम है बेटा जी क्रू डिजीज, क्रूरू डिजीज। ये सबसे पहले बेटा जी ऑब्जर्व किया गया था न्यू ग्वानिया लोगों में, पीपल्स लिविंग विद इन न्यू गिनिया में जो लोग रहते थे उनमें सबसे पहले हमने इनको ऑब्जर्व किया। पता है न्यू गिनिया के अंदर पहले एक उनकी एक आप कह सकते हो रिचुअल्स था, उनकी एक प्रथा थी कि वो मरे इंसान का सर खाते थे। थोड़ा अजीब लग रहा होगा आपको सुन के, बट ये सच बता रहा हूं आपको कि न्यू गिनिया में पहले ये था कि जब कोई इंसान मर जाता था तो उनकी एक परंपरा थी कि वो मरे इंसान का दिमाग खाते हैं। अब सोचिएगा, उन्होंने किसी मरे हुए इंसान का ब्रेन खाया, और उस मरे हुए इंसान में अगर ऐसा कोई प्रोटीन था, तो मैं कहता हूं ऐसे कुछ बेटा जी यहाँ पे आपकी बॉडी में इसकी एंट्री होती है। तो हम ये कहते हैं इसका ओरिजिन मानते हैं कि ऐसे कुछ हुआ था। अभी डिस्कवरी ज्यादा नहीं हो पाई इसकी फील्ड में, बट ऐसा माना जाता है कि वहां पे जो रीजन था वो ये था कि उनके वहां पे एक रिचुअल था, उनके वहां एक परंपरा थी कि वो मरे लोगों का सर खाते थे, और जो मरे लोगों का सर खाते थे उन लोगों को बेटा जी इन्फेक्शन फैला था, और हमने कहा कि ये हमने उस डिजीज का नाम रखा था क्रू डिजीज। ठीक है, अब ये जो मैं एक रिलेशनशिप बता रहा हूं जिसमें हम बेटा इस तरह से फीड करते हैं किसी लिविंग के टिश्यू वगैरह पर, उसके लिए वर्ड यूज करते हैं कैनिबलिज्म। क्या वर्ड यूज करते हैं बेटा वहां पे, कैनिबलिज्म। तो मैं कहूंगा यहां पे जो रिलेशन था ओकर इन कैनिबलिज्म। क्या बोला बेटा मैंने यहाँ पे, कैनिबलिज्म मतलब किसी दूसरे को, अपनी स्पीसीज की किसी दूसरी चीज को खाना। कैनिबलिज्म क्या होता है, एनी ऑर्गेनिज्म व्हेन फीड ऑन सेम स्पीसीज मेंबर, अपनी स्पीसीज के मेंबर के ऊपर अगर फीड करे तो इसे हम क्या बोलते हैं, कैनिबलिज्म। तो मैंने कहा ना, ये वहां पे एक परंपरा थी कि वो इंसान का सर खाते थे उसके मरने के बाद, तो अपनी स्पीसीज का इंसान के ऊपर तो फीड कर रहा है, तो उसके लिए वहां एक रिलेशन जो बन गया वो क्या बन गया, कैनिबलिज्म। ये एक मोड ऑफ न्यूट्रिशन है। कोई पूछे कैनिबलिज्म क्या है तो आप कह दोगे इट्स ए मोड ऑफ न्यूट्रिशन। हिटोट्रॉपिक में अलग अलग न्यूट्रिशन, उनमें से एक न्यूट्रिशन का हम बोलते हैं कैनिबलिज्म। कोई पूछे क्या है तो आप बता देना ये इसका मोड ऑफ न्यूट्रिशन की तरह ये बिहेव कर रहा है। हम ह्यूमन में ऐसे न्यूट्रिशन है नहीं, बट पहले 1670s में ऐसे कुछ करके टाइम था, उस टाइम पे न्यू गिनिया में ऐसा कुछ होता था, उस दौरान ये फैला था बेटा जी। तो पहली बात तो हमने इसके बारे में की। पहला डिजीज क्या है यहाँ पे, क्रू डिजीज। दूसरा जो डिजीज है मैं उसकी बातें करता हूं आपसे, उस साइंटिस्ट के नाम पे नाम रखा गया है, इसको बोलते हैं CJD। फुल फॉर्म क्या है,
फेल्ट जैकब डिजीज। क्रूयूट फेल्ट जैकब डिजीज, जिस शॉर्ट फॉर्म में क्या बोलते हैं, सीजे जर्ड। ये नाम शॉर्ट फॉर्म में याद रखना, इसको इस नाम से ज्यादा जाना जाता है। ये डिजीज और ये डिजीज दोनों के सिम्टम्स एक जैसे हैं। इंसान का ब्रेन जो है वो डैमेज हो जाता है, तो उसका मूवमेंट वगैरह जो है वो डिस्टर्ब हो जाता है, पूरी बॉडी यहाँ पे वीक पड़ जाती है। तो हम कहते हैं दोनों ब्रेन टिश्यू डैमेज होता है, बट ये अलग है, ये अलग है। ये न्यूगोनिया में हमने पहली बार ऑब्जर्व किया था, ये बाकी ऑब्जर्व हुआ था, तो हम ये साइंटिस्ट के नाम पे इसको यहाँ पे डिफाइन करते हैं। ठीक बात है, दोनों में एक जैसा काम हो रहा है कि ब्रेन टिश्यू क्या हो रहा है, डैमेज हो रहा है। बट हमने दूसरे एनिमल्स में भी इस डिजीज को ऑब्जर्व किया। जैसे अगर बातें करें तो सीप और गॉट में, तो डिजीज का नाम है बेटा जी स्कैर्पी डिजीज इन सिप्स एंड गॉट। और एक और है बेटा जी बोवाइन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, जिसे हम बोलते हैं काउ मैड डिजीज, मतलब गाय पागल हो गई, काउ मैड डिजीज। तो सब डिजीज कॉमन है, मतलब सब में ब्रेन टिश्यू डैमेज हो रहा है, सब में एक जैसे पार्ट हो रहा है, बट अलग अलग जगह नाम बात कर रहे हैं। ये दोनों डिजीज मैंने बताया आपको ह्यूमन बीइंग में, और ये है बेटा जी सिप और गॉट में स्कैर्पी डिजीज, और ये है बेटा जी बोवेन स्पॉन्जिफॉर्म इंसेफेलोपैथी, या इसे हम निकनेम देते हैं काउ मैड डिजीज। तो दीज आर द 4 मेन डिजीज दैट वी ऑब्जर्व दैट आर मेन ऑकर ड्यू टू दीज प्रियॉन्स। तो ये छोटे छोटे 2 टॉपिक थे। इसके साथ ही बेटा जी वायरस, विरियोइड्स एंड प्रियॉन्स टॉपिक खत्म होता है। अब हमारा एक छोटा सा टॉपिक और है, उसका नाम है बेटा जी यहाँ पे माइकोराइजा। तो मैं लेक्चर को बड़ा नहीं करता हूं, इस लेक्चर में सिर्फ इतना। अगले लेक्चर में बेटा जी मैं बातें करूंगा आपका माइकोराइजा की। और आज आपका बेटा जी जो सिलेबस है कमिंग टेस्ट का वो खत्म हो जाएगा। अभी हमारा आज वेडनेसडे है, तो अगले आने वाले 3 और 4 डेज में हम रिपीटेड टेस्ट लेंगे आप लोगों को, और आपके यहाँ पे आने वाले टेस्ट का एक अच्छा सा रिवीजन कराते हैं। जैसा कि मैंने आपको एनिमल किंगडम के असाइनमेंट्स भेज चुका हूँ आपके गूगल क्लासरूम पे, तो प्लीज़ उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। अब मैं आपके टेस्ट लेना स्टार्ट करूँगा यहाँ पे। चलिएगा, थैंक यू बेटा।